आत्मनोवा की पेशकश क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। रंगों की दुनिया में एक अनोखी यात्रा। हम यहाँ सिर्फ रंगों को देखने या पहचानने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पीछे का जो गहरा मतलब है, जो ऊर्जा है, उसे समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी प्रकाश और रंग की सबसे बुनियादी समझ से। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब हम प्रकाश के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी स्कूल की साइंस क्लास याद आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब। और ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक दूसरा सच भी है जो हज़ारों सालों से हमारी आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है, कि प्रकाश सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है। वो चेतना का एक रूप है, एक जरिया है जिससे हम जुड़ सकते हैं। और यही बात इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कह सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात पर आते हैं। जब भी कलर थेरेपी या रंग चिकित्सा का जिक्र होता है तो कई लोगों के मन में एक शक सा उठता है कि अरे ये तो कोई न्यू एज वाली बात है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है और इसे शुरू में ही दूर करना बहुत ज़रूरी है। सच तो यह है कि रंगों और प्रकाश का चिकित्सा में इस्तेमाल अब कोई काल्पनिक बात नहीं रही। आज की जो मॉडर्न क्रोमोथेरेपी है, उसके कई क्लिनिकल यानी कि मेडिकल तौर पर साबित हो चुके इस्तेमाल हैं। बल्कि एक पूरा रिसर्च का क्षेत्र है, उसे फोटोबायोमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें यही स्टडी किया जाता है कि प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ हमारे शरीर के सेल्स पर कैसे असर डालती हैं। फोटोबायोमॉड्यूलेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। बिल्कुल। इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश से शरीर में बदलाव लाना। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल डॉक्टर्स घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेड लाइट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, सुना है। या फिर नींद के पैटर्न को ठीक करने के लिए खास तरह की ब्लू लाइट का इस्तेमाल होता है। ये हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम, उसे रेगुलेट करती है। तो ये ज्ञान जितना प्राचीन है, उतना ही आज के विज्ञान से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अगर विज्ञान ये मान रहा है कि अलग-अलग रंगों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और वो हम पर असर डालती है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? क्या हमारा शरीर इन फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है या महसूस कर सकता है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, महसूस करना। यहीं पर अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत काम आता है। ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आपने कभी दो गिटार एक ही कमरे में रखे हुए देखें? अगर आप एक गिटार पर सी नोट बजाएंगे तो दूसरे गिटार का जो सी तार है वो भी अपने आप हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगेगा। हाँ, होता है ऐसा। इसे ही अनुनाद कहते हैं। एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करने लगती हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है, वो भी इन रंगों की फ्रीक्वेंसी के साथ अनुनाद कर सकती है? ठीक यही बात है। जब हम किसी खास रंग पर ध्यान करते हैं या उस रंग के कपड़े पहनते हैं या बस उस रंग से घिरे रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा प्रणाली और उस रंग के कंपन के बीच एक तालमेल, एक अनुनाद पैदा कर रहे होते हैं। ये तो कमाल है। तो चलिए इन फ्रीक्वेंसीज के विज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की थी, क्या हम इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए कि ये दोनों एक सीसॉ के दो सिरों पर बैठे हैं। जब एक ऊपर जाता है, यानी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ लंबी होती है, तो दूसरा अपने आप नीचे आ जाता है। मतलब आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वो हमेशा एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना? बिल्कुल। ठीक है, सीसॉ वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। तो अब इसे रंगों पर लागू करते हैं। लाल रंग से शुरू करें। हाँ, लाल रंग की जो ऊर्जा तरंगें हैं वो लंबी और धीमी होती हैं, जैसे समंदर की शांत लंबी लहरें। विज्ञान में हम इसे लंबी वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जैसे जैसे हम इंद्रधनुष में आगे बढ़ते हैं, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ये तरंगें छोटी और तेज होती जाती हैं। और जब हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर यानी बैंगनी रंग तक पहुंचते हैं, तो उसकी तरंगें बहुत छोटी और बहुत तेज होती हैं, जैसे बारिश की तेज बौछार। उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और यहीं आकर बात सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हजारों साल पुराने ज्ञान से सीधे सीधे जुड़ जाती है।
मैं वैदिक परंपराओं की चक्र प्रणाली के बारे में सोच रही हूँ। बिल्कुल, चक्र प्रणाली जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों का वर्णन करती है, ये हमारे शरीर के एक तरह से सूक्ष्म ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मर हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर चक्र एक खास रंग और उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। विज्ञान हमें बता रहा है कि लाल रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसकी तरंगें सबसे लंबी और धीमी है। और प्राचीन ज्ञान हमें क्या बताता है? प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि सबसे पहला, सबसे जमीनी चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे है, मूलाधार या रूट चक्र, उसका रंग लाल है। यह चक्र हमारे अस्तित्व, हमारी सुरक्षा और जमीन से जुड़े होने की भावना से जुड़ा है। इसकी ऊर्जा भी धीमी, स्थिर और मजबूत होती है, ठीक लाल रंग की फ्रीक्वेंसी की तरह। 1 मिनट, ये तो कमाल है। मतलब जैसे जैसे हम शरीर में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, चक्रों के रंग भी इंद्रधनुष के क्रम में बदलते हैं। लाल, फिर नारंगी, फिर पीला। ठीक, यही वो उल्लेखनीय समानता है जिसकी मैं बात कर रहा था। मूलाधार के लाल रंग से शुरू होकर हम ऊपर स्वादिष्ठान पर नारंगी, मणिपुर पर पीला, अनाहत पर हरा, विशुद्धि पर नीला, आज्ञा पर इंडिगो और अंत में सिर के शीर्ष पर सहस्रार या क्राउन चक्र पर बैंगनी रंग तक पहुंचते हैं। ठीक उसी क्रम में जैसे भौतिकी में प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सबसे कम से सबसे ज्यादा तक। मतलब हजारों साल पहले बिना किसी लैब या किसी उपकरण के उन्हें यह सब पता था। यह सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है, इसके पीछे की समझ कितनी गहरी रही होगी। इसे महज एक संयोग मानना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कंपन और ऊर्जा को समझने का एक बहुत ही गहरा और सहज ज्ञान था, जिसे आज का विज्ञान अपनी भाषा और अपने उपकरणों से एक तरह से प्रमाणित कर रहा है। मतलब अगली बार जब मैं ट्रैफिक की लाल बत्ती पर रुकूंगी तो मुझे याद रखना चाहिए कि मैं बस सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा को देख रही हूँ। खैर, ये सब जानना बहुत आकर्षक है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस ज्ञान का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही इस पूरी श्रृंखला का मकसद है। हम हर रंग पर गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि उसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए। ध्यान, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल्स, इन सब पर बात होगी। लेकिन एक बहुत ही सरल तरीका है वास्तुशास्त्र। ये दिलचस्प है। वास्तु में ऐसा क्यों माना जाता है कि दक्षिण दिशा में लाल रंग होना चाहिए? क्या इसका कोई तात्विक संबंध है? हाँ, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है और जैसा हमने बात की, लाल रंग की ऊर्जा भी जमीनी, शक्तिशाली और अग्नि जैसी ही है। तो जब हम दक्षिण में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक दीवार हो, एक पेंटिंग या बस कुछ कुशन, तो हम उस जगह की अग्नि ऊर्जा को, यानी प्रसिद्धि, जुनून और आगे बढ़ने की ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे होते हैं। ये उस स्थान के साथ अनुनाद पैदा करता है। बहुत खूब। तो ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये ऊर्जा के साथ सचेत रूप से काम करना है। तो आज के लिए हमारे सुनने वालों के लिए कोई छोटा सा अभ्यास है? एक बहुत ही आसान अभ्यास है। आज से ही बस अपने आसपास के रंगों पर ध्यान देना शुरू करें, सचेत रूप से। देखें कि कोई खास रंग आपको कैसा महसूस कराता है। जब आप पार्क में हरी घास और पेड़ों को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या ऑफिस की नीली दीवारें आपको शांत महसूस कराती हैं? आपके कपड़ों का रंग आपकी मनोदशा पर क्या असर डालता है? बस एक ऑब्जर्वर बने, बिना किसी जजमेंट के। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। रंगों की इस गहरी यात्रा की तैयारी के लिए शायद एक सरल ग्राउंडिंग अभ्यास से शुरू करना अच्छा रहेगा, ताकि हम इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। चलिए, एक संक्षिप्त श्वेत प्रकाश ध्यान करते हैं। जहां भी हैं, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांसें लें। आप कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर ब्रह्मांड से एक शुद्ध, चमकदार, सफेद रोशनी का झरना बह रहा है। महसूस करें कि यह प्रकाश आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा है। यह आपके पूरे शरीर और आपके आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को भर रहा है, किसी भी स्थिर या नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर रहा है और आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना रहा है। मन में इन शब्दों को दोहरा सकते हैं या बस इनके भाव को महसूस कर सकते हैं। मैं दिव्य प्रकाश से घिरा हूं, मैं सुरक्षित और शुद्ध हूं, मैं पूर्ण और समग्र हूं। बस कुछ पल इस ऊर्जा की शांति और सुरक्षा में रहें। बेहतरीन। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल तथ्यों को सीखना नहीं है,
बल्कि रंगों द्वारा दर्शाए गए अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम के साथ एक तालमेल, एक गहरा रिश्ता विकसित करना है। और अंत में हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। हमारे स्रोत हमें एक गहरे सवाल पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या होगा अगर प्रकाश केवल वो चीज नहीं है जिसे हम देखते हैं, बल्कि चेतना का एक मौलिक रूप है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं? जब हम ब्रह्मांड के इस मूल तत्व के साथ सचेत रूप से काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में और हमारी चेतना में क्या बदलाव आ सकते हैं?